गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेक्सटाइल प्रैक्टिकल फ़ाइल के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से आपको इसमें अपना काम करना है, किस प्रकार से आपको अपनी फ़ाइल तैयार करनी है और क्या क्या सिलेबस है आपका टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग प्रैक्टिकल का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीए पार्ट सेकेंड सिलेबस के अंतर्गत आपके 2 पेपर्स हैं। पहला पेपर है आपका फूड्स एंड न्यूट्रिशन का, आहार और पोषण विज्ञान का, और उसी से संबंधित आपका प्रायोगिक भी है। प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल है वो भी आहार और पोषण का मील प्लानिंग के नाम से है। अब दूसरा जो पेपर है आपका टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री का है, इसको हिंदी में हम कहेंगे वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई। तो 75 नंबर का ये पेपर है जिसके बारे में कुछ प्रारंभिक लेक्चर मैं ले चुकी हूँ और इसी की फ़ाइल आपको बनानी है। और इसका जो प्रैक्टिकल होगा उसका नाम है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग प्रैक्टिकल या वस्त्र विज्ञान एवं सिलाई कला। तो वस्त्र विज्ञान एवं सिलाई कला प्रायोगिक है, 25 नंबर का ये प्रैक्टिकल है और 3 घंटे का इसमें समय मिलता है। अब ये जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है आपका, उसमें फ़ाइल में आपको क्या क्या काम करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है। ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। तो जो भी बीए पार्ट सेकंड में सेकेंड ईयर की जो होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह लागू होता है। सबसे पहले आप देखो इसमें वस्त्र कला और वस्त्र विज्ञान और सिलाई कला का जो प्रायोगिक है, इसमें पहला आप देख रहे हो इसमें हाथ के साधारण टाँके, हाथ से जो भी टाँके लगाए जाते हैं, छोटा कच्चा होता है, बखिया होता है, तुरपन होता है, बेस्टिंग बोलते हैं, बेस्टिंग होती है, हेमिंग बोलते हैं तुरपन को। तो अलग अलग हैं उस प्रकार के टाँके कैसे लगाए जाते हैं वो बताया जाएगा। दूसरा है आपकी सीवन, अलग अलग प्रकार की सीम जो मशीन से सिलाइयाँ लगती हैं उसके बारे में। उसमें डार्ट होता है, प्लीट्स होती हैं और चुन्नटें होती हैं जो हम कपड़ों को सिलने की प्रक्रिया में उपयोग में लेके आते हैं। तो ये हो जाता है। और तीसरा होता है बंधक यानी कि फास्टनर्स, जो बटन लगाते हैं, काज लगाते हैं या टिच बटन लगाते हैं, उसका जो दोनों आगे पीछे दोनों का लगाते हैं, या हुक लगाते हैं, आई लगाते हैं, ये सब इनको क्या कहते हैं, फास्टनर्स या बंधक। और फिर चौथा आप देखो वस्त्र सजावट परिसज्जा। अब सजावट के लिए आप क्या क्या परिसज्जा करते हो वस्त्र के ऊपर, कोई फ्रिल लगा देते हो, कोई आपने देखा होगा बच्चों की फ्रॉक्स में फ्रिल लगी हुई होती हैं या टक लगती हैं जिसमें मशीन से छोटी बिल्कुल बारीक बारीक सिलाइयाँ करते हैं, तो उसे टक्स बोलते हैं। पिन टक्स आपने नाम सुना होगा। स्मोकिंग होती है या किसी अलग अलग प्रकार की इतनी सारी कढ़ाइयाँ हैं जिसे एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है। तो ये हो जाता है। फिर दूसरा आप देखो इसमें क्या क्या आपको परिधान जिसकी आपकी ड्राफ्टिंग बनानी है, आपको कटाई करनी है उसकी, और उसकी सिलाई करनी है और उसको फिनिश करनी है। तो ओवरऑल जो गारमेंट आपको बनाना है उसमें आप देखो, एक तो है झबला, एक है बेबी फ्रॉक, एक है ए लाइन फ्रॉक और एक चुन्नटदार फ्रॉक जिसे कहते हैं गैदर्ड फ्रॉक। तो फ्रॉक जिसमें चुन्नट हो, तो फ्रॉक की अलग अलग वैरायटी है 3 तरीके की, और एक झबला जो छोटे बच्चे का झबला बनाना है। ठीक है, अब आपको सिखाया जाएगा एक एक चीज़, फिर आपको बनाना है इसको। फाइल के प्रारंभिक काम से हम शुरू करेंगे। फिर उसके बाद कोई भी एक सजावटी या उपयोगी सामग्री बनानी है, टाई एंड डाई, बंधेज का कोई रुमाल या कोई भी एक सामग्री उसकी बनानी है। और दूसरा है ब्लॉक प्रिंटिंग या स्टेंसिल या स्प्रे प्रिंटिंग। ये भी तीनों क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। जो ब्लॉक से बनाया जाता है वो ब्लॉक प्रिंटिंग होता है। लकड़ी के ब्लॉक्स आपने देखे हुए होंगे, बेडशीट्स बहुत सारी होती हैं ऐसी। स्टेंसिल होता है जिसमें कि प्लास्टिक की शीट के ऊपर डिज़ाइन की आकृति कटी होती है, तो वो रंग जहाँ जहाँ गैप होता है वहाँ पे वो रंग आ जाता है। स्प्रे पेंटिंग जो बचपन में आपने बहुत की होगी, स्प्रे पेंटिंग ब्रश के सहायता से हल्के स्प्रे के माध्यम से उसे किया जाता है। टाई एंड डाई, बंधेज, बांधनी सभी परिचित हैं इससे। तो इसके कोई आर्टिकल आपको बनाने हैं उसके बारे में भी आपको आगे जानकारी दी जाएगी। अब जो काम आपको फाइल में करना है आगे से वो शुरू हो रहा है। सबसे पहली बात जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है, आपको इसमें एक फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल कैसी होगी, जैसी आपकी ड्राइंग फ़ाइल होती है बिल्कुल उसी प्रकार की होगी।
बड़ी साइज़ की जो एक नॉर्मल साइज़ की फ़ाइल आती है और जिसमें लाइन वाले कागज़ होते हैं और ड्राइंग शीट्स होती हैं। तो एक पैकेट आप लाइन वाली कागज़ का ले लीजिए, एक पैकेट आप ड्राइंग शीट्स का ले लीजिए और एक ड्राइंग फ़ाइल किसी भी स्टेशनरी की दुकान से लेके आ जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो काम में अब प्रारंभ हो रहा है वहाँ से आपको ये सिलाई कला की फ़ाइल में होने वाला काम शुरू करना है। ये तो मैंने आपको एक सिलेबस की जानकारी दी है ताकि आपको पता रहे कि इसके अंतर्गत आपको काम क्या करना है। इस सब का रिटन मैटर आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया गया है, तो आप आराम से उसे उतार सकते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए, कुछ एक स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। सबसे पहले सिलाई कला में काम आने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। सिलाई कला में जो भी चीज़ें, सिलाई मशीन तो एक बहुत पहला उपकरण है जो एक सेकंड टॉपिक होगा जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है माप के लिए क्या क्या उपकरण यूज़ करते हैं। इंच टेप आप सभी परिचित हैं, इंच टेप यूज़ किया जाता है माप करने के लिए, फीता होता है जिसमें। फिर रेखांकन और पिनिंग के लिए उपकरण होता है, उसमें आपको टेबल यूज़ करनी है, स्केल फुट्टा जिसे बोलते हैं। फिर रूलर यूज़ करना है। टेलरिंग कर्व होता है। अब टेलरिंग ये बहुत, जब हम गारमेंट की स्टिचिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, तब ये सब एपरेटस, ये सब सामग्री इस्तेमाल में आती हैं। फिर टेलर्स चौक होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे चौक होता है कपड़े के ऊपर मार्क करने के लिए, वो नहीं हो टेलर्स चौक तो कोई पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हैं आप। फिर पिन्स होती हैं जैसी जो ऑल पिन्स हम यूज़ करते हैं, और पिन कुशन ताकि उन पिनों को हम ऑर्गेनाइज करके रख सकें। ये चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में इंच टेप आपने देखा हुआ है सबने, पेंसिल आपने सबने देखी हुई है, रबर इरेज़र देखा ही हुआ है, पेन भी देखा हुआ है। टेलर्स चौक एक ऐसे ही चकोर से कलर का, जैसे चौक होता है ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, वैसे ही टेलर्स चौक एक चपटा सा चौक होता है जिसे इस्तेमाल किया जाता है कपड़े के ऊपर मार्किंग करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन पेपर ट्रेसिंग करने के लिए, जो भी आपको सिलाई करनी है, डिज़ाइन करना है। ट्रेसिंग व्हील होता है, बिल्कुल एक रोलर सा होता है उसमें, और आप चलाते जाते हैं, उस लाइन के हिसाब से वो चलता जाता है और उसके इम्प्रेशन से वो कपड़े के ऊपर ट्रेस होता जाता है। ब्राउन पेपर जिसके ऊपर आप ड्राफ्टिंग बनाते हैं, कागज़ के नमूने, पेपर पैटर्न, कई बार अखबार पे करके आप ड्राफ्ट, फिर उसे कपड़े पे उसकी भी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, या कई पेपर पैटर्न होते हैं स्लीव के या किसी विशेष जो गारमेंट का भाग आपको बनाना है उसके। फिर देखिए कटाई के लिए क्या क्या उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट्स जो कटिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। कटिंग में कैंची यूज़ होती है, एक साधारण कैंची होती है जिसे कहते हैं ऑर्डिनरी सिजर, स्पेलिंग्स इसमें गलत है, ORDINARY, ठीक है, ये होना चाहिए। तो हिंदी इंग्लिश इसीलिए दोनों में बता रही हूँ आपको। तो साधारण कैंची यूज़ होती है, फिर एक छोटी कैंची यूज़ होती है, फिर कांच काटने के लिए कैंची होती है, बटन होल की, मतलब कांच काटने के लिए खास कैंची आती है। फिर शेयर्स होती हैं, शेयर्स भी एक प्रकार की कैंची ही होती है, और एक होती है पिंकिंग शेयर्स जो आमतौर पे कपड़े की जो अंदर की तरफ रहने वाली परत है उसकी फिनिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा जो रेडीमेड गारमेंट होता है उसमें अंदर की तरफ जिगजैग सा, एक टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग सा कपड़े की कटिंग हो रखी होती है, तो वो पिंकिंग शेयर्स से होती है। तो जिगजैग होती है, टेढ़ी मेढ़ी सी उसकी कैंची की धार की तरफ बनावट होती है। ये हो गए कटाई के उपकरण। फिर आप देखो सिलाई के उपकरण क्या क्या होते हैं। एक तो सिलाई मशीन होती ही है, उसके बारे में अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। नीडल्स, सुइयाँ यूज़ की जाती हैं। नीडल का कुशन होता है ताकि सुइयों को, नीडल्स को ऑर्गेनाइज करके रखा जा सके। धागे यूज़ होते हैं। फिर ये प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको इस्तेमाल में लानी हैं। अब सिलाई के लिए सामान्यतः कुछ चीज़ें, कुछ परेशानी यहाँ पे दे रखा है आपने। जो सबसे पहले तो सुई सीधी नहीं लग रही अगर, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सुई ठीक नहीं आ रही है, उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं आ रहा, तो उसके लिए बैलेंस व्हील को घुमाकर सुई को ऊपर की तरफ करते हैं, और जो बम स्क्रू होता है उसे खोल के फिर सुई निकालते हैं, और ध्यान रखते हैं कि सुई की चपटी सतह क्लैंप के अंदर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। अगर ऊपर नीचे आगे पीछे रहेगी तो वो सुई टूट जाएगी। तो सुई दोबारा लगा के और थंब का स्क्रू कस देते हैं,
और आवश्यकता होने पर सुई किसी प्रकार भी बदली जा सकती है। फिर कई बार ये होती है कि सुई बार बार टूट रही है, तो वस्त्र और धागे के हिसाब से चयन करना पड़ता है। अगर मोटा कपड़ा है उसके लिए तो मोटी सुई लगती है, आपने देखा होगा। मैटी वाला कपड़ा है तो उसके लिए अलग सुई बनती है, लगाई जाती है। अलग अलग नंबर की सुइयाँ होती है। बारीक सुई भी लगाई जाती है आपको अगर पतले कपड़े के ऊपर स्टिचिंग करनी है। तो बारीक वस्त्र के लिए बारीक सुई और मोटे वस्त्र के लिए मोटी सुई का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रेशर फुट की स्थिति पे ध्यान दिया जाता है। अगर प्रेशर ठीक नहीं होगा तो भी सुई टूट जाती है। तो सुई टेढ़ी लगी है तो प्रेशर फुट से टकराकर टूट जाती है। और वस्त्र को मशीन में जब आप हटा रहे हैं तो एकदम से खींचे नहीं, वरना सुई उसमें भी फंस के टेढ़ी होती है और टूटने का खतरा रहता है। ज़्यादा लंबी सुई बॉबिन में उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लंबी सुई बॉबिन केस से टकराकर टूट जाती है। बॉबिन केस जो अंदर की तरफ से जो धागा निकलता है, नीचे बॉबिन डल रहा है, उसी के अंदर उसका रोल डलता है। तो सुई अच्छी तरह से अंदर से न घुसी हो और बॉबिन केस से टकराकर टूट जाती है। कई बार ये होता है। ये सामने आप सिलाई मशीन का चित्र देख रहे हैं। ऐसा ही चित्र आपको अपनी फाइल में बनाना है। और इसमें आप सभी वो सब पार्ट्स देख रहे हैं सिलाई मशीन के, कि बॉबिन वाइंडर होता है, स्टिच लेंथ, बैलेंस व्हील होता है, हैंडल होता है जिससे सिलाई मशीन को चलाया जाता है, पैर से भी चलाई जाती है, निडल बार है। ये सब इसके भाग है जिसको आप देख रहे हैं। ऐसा का ऐसा चित्र आपको फाइल में बनाना है। अब ऊपर कई बार ये समस्या भी आती है कि ऊपरी धागे बार बार टूट जाते हैं, तो उसे ठीक प्रकार से अगर सुई में नहीं लगे हों तो वो टूट जाते हैं। या धागा बहुत ज़्यादा टाइट हो, खिंचाव आ रहा हो, तब भी वो बार बार धागा रील में से टूट जाता है। और धागे के हिसाब से ही अगर सुई का छिद्र छोटा और मोटा होना चाहिए, वो देखना चाहिए कि उसका जो निडल है उसके होल में प्रॉपरली वो घुस जाए। और अगर धागा भी कई बार होता है कि अच्छी क्वालिटी का नहीं है, कच्चा है, तो वो झट से टूटने लगता है। सुई अगर मुड़ी है, टेढ़ी है या गलत कपड़े के हिसाब से सही नहीं लगी हुई तो भी टूट जाती है। वो भी प्रॉब्लम होती है कि धागा बार बार टूटता है, या ऊपर की टेंशन ज़्यादा है, या स्प्रिंग टूटा हुआ है, तो ये सब समस्याएं होती है। या शटल में कचरा है तब भी धागा बार बार टूटता है। फिर कई बार ये होता है कि नीचे की तरफ से जो सिलाई में आपने देखा होगा कि एक तो ऊपर हम धागा लगाते हैं, वहाँ से एक धागा आता है, और नीचे बॉबिन केस की तरफ से एक धागा निकलता है। ये दोनों धागे मिलके सिलाई होती है मशीन में। तो कई बार ये होता है कि नीचे का धागा बार बार टूटने लगता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि कई बार शटल, जो नीचे अंदर शटल होता है वहाँ पे कचरा होता है, उससे भी वो धागा बार बार टूटने लगता है। या फिर बॉबिन में धागा ठीक से नहीं भरा होता, निकल रहा है बार बार, तो भी टूट जाता है। या धागा बहुत ज़्यादा टाइट हो या बहुत ज़्यादा भरा हो, बहुत ज़्यादा बॉबिन की टेंशन है, शटल की पोजीशन ठीक नहीं है, ये सब समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये संभावना होती है कि नीचे का धागा बार बार टूटता रहता है। फिर कई बार ये भी होता है कि टाँका टूटता रहता है, कि जो टाँका है आपका वो ठीक नहीं आ रहा है, वो टूटे जा रहा है बार बार। तो उसमें भी सुई में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि नीडल आपकी प्रॉपर नहीं हो फैब्रिक के हिसाब से, या फिर प्रेशर फुट जो है वो ढीला हो। तो उसके लिए जो गोल वाला पेच है जिससे प्रेशर दिया जाता है उसको हल्का सा कस लें अगर वो ढीला है तो। और अगर शटल टूटा हुआ है तो उसे ठीक शटल यूज़ करना चाहिए। फिर आप देखिए कई बार ये होता है धागे के लूप बनाना। कई बार सिलाई जो आती है वो ठीक से नहीं आती, जो कपड़े के ऊपर बखिया आता है वो ठीक से नहीं आता, सीम कहते हैं उसे इंग्लिश में। तो वो टेंशन अगर ढीला होती है तो वो ठीक से बंध नहीं पाता, या ऊपर या निचला जो धागा है वो ठीक नहीं हो तब भी सिलाई ठीक से नहीं आती, या बॉबिन में जो धागा है वो ठीक से भरा नहीं हो, या सुई ठीक नहीं हो, या बॉबिन केस में कचरा हो। ये सब कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो धागे का लूप ठीक से नहीं बनता और सिलाई बखिया ठीक से नहीं आता। या टेंशन भी अगर उसकी कम ऊपर नीचे हो रखी होती है तो भी धागे का लूप ठीक से नहीं बनता। फिर कई बार ये होता है वस्त्र में खिंचाव होने लगता है, हम सिलाई करते हैं मशीन से तो वस्त्र खिंचने लगता है। तो ये भी अगर धागे की टेंशन ज़्यादा है तो फिर वस्त्र में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। या फिर टाँका बहुत बड़े साइज़ का है, उसके लिए फिर टाँके का साइज़ एडजस्ट करना पड़ता है उस पेच को घुमा के। फिर सुई या बॉबिन धागा ठीक से नहीं पिरोया हुआ हो तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है।
फिर कई बार ये होता है कि मशीन बहुत भारी चल रही होती है, भारी चलती है तो सीधा सा एक रीज़न है कि मशीन में ग्रीसिंग, ऑयलिंग, तेल डालने की ज़रूरत है और मशीन में कचरा हो सकता है, उसकी सफाई की आवश्यकता है। और या फिर शटल में धागा फंसा है तो वो जो फंसा हुआ धागा है वो मशीन को चलने से रोकता है, या फिर मशीन का कोई भाग जाम हो गया है। तो ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मशीन ठीक से कार्य नहीं कर रही है। या फिर मशीन पर वस्त्र ठीक से नहीं चल रहा है तो कई बार प्रेशर बार का जो नट है वो ढीला हो जाता है तो उसे टाइट कर देना चाहिए, या फिर थ्रेड टेंशन होती है वो टाइट होती है तब भी नहीं चलता है, उसे ठीक कर देना चाहिए। या फिर कई बार अनियमित टाँका होने लगता है, धागे को ज़्यादा टाइट या ढीला होने पर नीचे का धागा थोड़ा सा ढीला कर देना चाहिए। टाइट है तब भी नहीं चलेगा, बहुत लूज़ है तो भी नहीं चलेगा, तो टाँके की जो सिलाई है वो ठीक से नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखना पड़ता है, टेंशन भी ठीक हो और सिलाई ठीक से आए, धागा नीचे कहीं फंस नहीं रहा हो। तो इस प्रकार से ये पहला आपका चैप्टर प्रैक्टिकल का है, इसे आप पूर्ण करें अपनी फाइल में और ये काम सफाई से करना है। आपकी जो हेडिंग्स हैं उनको इसी प्रकार से ब्लैक पेन से आप करके अंडरलाइन कर सकते हैं और सुंदर हैंडराइटिंग में, साफ हैंडराइटिंग में आपको अपना सारा कार्य करना है, क्योंकि इंटरनल मार्क्स आपकी फ़ाइल के आधार पे और जो काम आपने फ़ाइल में किया है उसी के आधार पे दिए जाते हैं। तो ध्यान रखें और काम बिल्कुल साफ से अच्छे तरीके से करें, और क्योंकि ये इसके अंक निर्धारित होते हैं कार्य के। जो चित्र बनाएंगे वो ड्राइंग शीट के ऊपर बनाएंगे और ड्राइंग लेबलिंग करेंगे, जैसे कि आपको मैंने इसकी चित्र भेजा हुआ है। तो लेबलिंग प्रॉपर करेंगे, टॉपिक अच्छे से लिखेंगे, बाईं तरफ में आपकी ड्राइंग शीट आ जाएगी जहाँ भी चित्र आपको बनाना है, और राइट साइड में आप जो लाइन वाला पेज है जिसके ऊपर आप सफाई से अपनी साफ हैंडराइटिंग में लिखेंगे। रेड पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ग्रीन पेन का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं हेडिंग लिखने के लिए, और फाइल में मेन लिखने के लिए आपको ब्लू कलर का पेन ही यूज़ करना है। तो अपना ये पहला चैप्टर पूर्ण करें आज, फाइल का ये वर्क कंप्लीट करें। कल नया चैप्टर बताऊंगी तो इसलिए कल नया काम होगा, तो आज ये कार्य पूर्ण कर लें। धन्यवाद।